नमस्कार, मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हिस्ट्री से अगर प्राचीन भारत से कहीं से प्रश्न बनता है तो वो इसी चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से आज पढ़ेंगे उसको पहले हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे इसका सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, सभ्यता की खोज किसने की थी। उसके बाद जो हमारा पहला पॉइंट है सभ्यता की खोज किसने की थी। दूसरा है हमारा सभ्यता की तिथि, सभ्यता का काल क्या रहा था। उसके बाद इसका नामकरण कि सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, और फिर हमें इसके बारे में पता कैसे चला, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है निर्माता एवं निवासी। इस सिंधु सभ्यता के निवासी कौन थे, कौन से लोग थे जो सिंधु सभ्यता का निर्माण किए थे, इस इतनी बड़े सभ्यता का वहाँ पे भवनों का निर्माण किया था। और फिर छठा है हमारा विशेषता, इस सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी, खासियत क्या थी। ठीक है, और सातवां जो हमारा वो है कला, कि सिंधु सभ्यता के लोग को क्या क्या आता था, जैसे कि मूर्ति कला, पेंटिंग्स, ठीक है, और घड़ा बनाना, भवनें बनाना, सब कुछ में ये लोग दक्ष थे। और अंत में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है हमारा सभ्यता की खोज। तो 1921 से पहले जब तक इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता को माना जाता था। ठीक है, लेकिन जब 1921 में इस सभ्यता का पता चला, तब से सिंधु सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं, आपने पढ़ा हुआ चीन की सभ्यता जो होंगो नदी पे है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे बसी हुई है, और चौथा हमारा सिंधु सभ्यता। तो ये सिंधु सभ्यता पूरे विश्व की 4 सभ्यताओं में से, 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, तो 1826 की बात है। 1826 की बात है, चार्ल्स मैसन पाकिस्तान का दौरा करते हैं और वहाँ पे इन्हें सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, लेकिन वो इस जानकारी को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं और इस बात को अपने तक ही रखने देते हैं। हालांकि इन्होंने एक बुक लिखा था नैरेटिव ऑफ जर्नी, उसमें इनका जिक्र किया था, इस सिंधु सभ्यता के बारे में उन्होंने कुछ लिखा था, लेकिन वो उतनी बात फैल नहीं पाई। तकरीबन 100 साल बाद 1826 से 1921 में, ठीक है, 1921 में जॉन मार्शल, हालांकि जॉन मार्शल से पहले भी 2 इंजीनियर हुआ करते थे, काटन बंधु, काटन ब्रदर थे, 2 भाई थे, विलियम काटन और जेम्स काटन। वो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछा रहे थे वहाँ पे, वो दोनों इंजीनियर थे। कराची से लेके लाहौर तक रेलवे लाइन का काम चल रहा था और उसी क्रम में, रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त होती हैं टीलों से, तो उस टीले से ईंटें निकाल के वो उस रेलवे लाइन में यूज़ कर लेते हैं। हालांकि वो इस बात से अज्ञात थे कि जहाँ से वो टीले, जिस टीले से वो ईंटें को निकाल रहे हैं, वो एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। तो इसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ज़्यादा इसके बारे में शोध नहीं किया और उस ईंटे को निकाल के वो उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर जॉन मार्शल जो हैं वो 1921 के आसपास, ठीक है, 1921 के आसपास ये पाकिस्तान का दौरा ये भी करते हैं। और जॉन मार्शल जो हैं वो उस वक्त भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे, या हम कह सकते हैं कि महानिर्देशक थे। वो इनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा स्थल की खुदाई की। ठीक, और जिसके 1 साल बाद यानी कि 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, उसकी खोज की। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है इसका काम स्टार्ट हो गया खुदाई का। तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की, हड़प्पा जो इस सभ्यता की एक प्रमुख स्थल है, हड़प्पा स्थल, उसकी खोज की पाकिस्तान में, मतलब ये खुदाई की वहाँ पे। ठीक है, किनके नेतृत्व में, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज किनके नेतृत्व में की गई, तो आपका आंसर आएगा जॉन मार्शल। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, जॉन मार्शल। ठीक है,
फिर अगर पूछे आपसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, तो आपका आंसर आएगा दयाराम साहनी। और अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की, तो आपका आंसर आएगा राखलदास बनर्जी। ठीक है। उसके बाद इस सभ्यता का काल क्या है, तो बहुत जितने भी इतिहासकार थे वो उन्होंने अपने तरीके से इस सभ्यता का काल निर्धारण किया, और बहुत इतिहासकारों में मतभेद भी था। लेकिन आपको पता होगा कि एक कार्बन 14 होता है जिससे हम जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। तो उस माध्यम से जब इस सिंधु सभ्यता की पता लगाई गई, एज की पता लगाई गई कि इसका काल क्या रहा है, तो वो निकल के आया आपका 2350 से लेके 1750 BC, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कार्बन 14 के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल क्या है, तो 2350 से लेकर 1750। ठीक है। और इस बात का किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने समर्थन किया था, तो DP अग्रवाल जो थे वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि जो है कार्बन 14 के आधार पे सिंधु सभ्यता का काल 2350 से लेकर 1750 तक है। ठीक। फिर यहाँ पे दो डेट आपको और याद रखना है, एक ये और एक ये, क्योंकि सबसे पहले जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की गई थी, तो इनके द्वारा भी एक डेट दिया गया था। तो इससे भी प्रश्न बनता है, तो जो जॉन मार्शल के द्वारा काल डेट दिया गया था वो था 3250 से लेके 2750 BC तक। ठीक। तो दो डेट यहाँ हो गए, लेकिन फिर भी जो है इतिहासकारों के बीच में मतभेद बना रहा। तो अंत में जो फाइनली हमारे पास जो काल निकल के आया, जो डेट निकल के आया, जहाँ पे सारे इतिहासकार सहमत हुए, वो एक 2500 से लेकर 1700 या फिर कहीं कहीं पे आपको 1750 BC देखने को मिलेगा। तो ये जो एक डेट था, यहाँ पे सभी इतिहासकार आके सहमत हो जाते हैं और इस डेट को वो अधिक ऑथेंटिक या प्रामाणिक मानते हैं। कौन सा डेट? 2500 से लेकर 1700 या फिर 1750, क्योंकि ये कहीं भी कभी आपको दोनों देखने को ऑप्शन में मिल सकते हैं। उसके बाद इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा? तो शुरू से ये जो एक अवधारणा रही है या एक चलन रहा है कि जिस नदी के किनारे कोई भी अगर सभ्यता मिलती है तो उसका नामकरण उस नदी के आधार पर कर दिया जाता है। ठीक है। तो हुआ क्या कि इस जो सिंधु सभ्यता जो है वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे इसके स्थल मिलना स्टार्ट हुए थे। सिंधु नदी जो कि भारत से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, आप देखेंगे अगर मैप में, तो सिंधु नदी के किनारे ही सारे स्थल पहले स्टार्टिंग में मिलने लगे थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, ठीक है, जितने भी पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है, चान्होदोड़ो हो गया, बालाकोट हो गया, ये सब, तो ये सिंधु नदी के स्टार्ट में किनारे किनारे मिल रहे थे। तो इस वजह से इस सभ्यता का नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता रख दी गई, क्योंकि शुरू से ये रहा है इतिहासकारों में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मिस्र की सभ्यता, क्योंकि वो नील नदी के किनारे थे तो उसे नील की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। ह्वांगहो की सभ्यता जो कि चीन की सभ्यता है, तो इसी तरीके से भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता इसे नाम दिया गया। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे खुदाई और तेज़ी से होने लगे तो मालूम चला कि ये केवल सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही नहीं, ये तो पूरा आपका भारत, उत्तर प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर और साउथ में हम आ जाएंगे तो महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे जगहों से इनके स्थल मिलने शुरू हो गए। तो फिर ये नाम जो है वो उचित नहीं रह गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे से केवल नहीं मिल रही थी, बहुत जगह से मिल रही थी। तो अब इतिहासकारों के बीच एक डिबेट शुरू हो गया कि इसका नाम क्या दे। तो उस वक्त क्या होता है कि जब इस तरीके की कोई समस्या आती है नामकरण करने में, तो ये ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले जो है वो कौन से स्थल की खुदाई की गई थी और किस स्थल का पता लगा था। तो सबसे पहले किस स्थल का पता लगा था? तो हमने बताया था आपको दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा स्थल का खुदाई किए थे 1921 में। तो इस वजह से इस सिंधु सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। तो ये दो नाम बहुत प्रचलित हैं, दोनों एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सिंधु सभ्यता भी और हड़प्पा सभ्यता भी। ठीक है। क्यों पढ़ा हमने बता दिया। एक और नाम आप याद रख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सिंधु नदी को इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस रिवर, तो इस वजह से इसका एक और नाम पड़ जाता है जो कि इंग्लिश में है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को इंग्लिश में हड़प्पा सभ्यता ही कहेंगे। ठीक है। अब
जितने भी हमने यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, सिंधु सभ्यता को लेके, वो सारे के सारे जो है पुरातात्विक स्रोत हमारे पास उपलब्ध है। किसी भी तरीके का कोई लिखित हमारे पास सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है पढ़ने का कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ये सारा कुछ हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। नगर इस तरीके के रहे होंगे, भवन इस तरीके के रहे होंगे। तो जो इस सभ्यता के इतिहास के जानने के जो हमारे पास स्रोत है वो बहुत ही अल्प हैं, बहुत ही कम है, और सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत है। कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है। और कॉइन्स वगैरह में जो मुद्राएं में कुछ लिखी हुई भी है तो वो चित्रलिपि है और उसको अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। तो इस वजह से जो हमारे पास इतिहास जानने के स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हमारे पास हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो खुदाई करके निकाला जाता है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद हम आते हैं निर्माता एवं निवासी। तो इस बात को भी लेके बहुत सारे इतिहासकारों में डिबेट चल रहा था, मतभेद था कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे वो जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे। तो सबसे पहले जो विदेशी इतिहासकार थे, जैसे कि आप गार्डन हो गया, व्हीलर हो गए, ठीक है, ये इनका मानना ये था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनके द्वारा बसाया गया था। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पे आके सिंधु नदी किनारे एक सभ्यता का वहाँ पे निर्माण करते हैं और भवन वगैरह बनाते हैं, नगर वगैरह बनाते हैं और अपना वहाँ पे जो भी रहने लगते हैं आराम से सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला तो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है ऐसा विदेशी कहते थे। लेकिन इस बात का ज़्यादा लोग समर्थन, खासकर भारतीय इतिहासकार समर्थन नहीं कर रहे थे। कारण क्या था? क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई थी वो दोनों अलग थी। फिर वहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए थे और यहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो दोनों में बहुत असमानताएं थी और भी बहुत कुछ ऐसे थे जो मैच नहीं कर रहे थे। तो भारतीय जो इतिहासकार थे वो अपने समर्थन में ये सब पॉइंट्स रखते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय लोग ही इस सभ्यता का असली निर्माता हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति की देन है, इसमें जो समर्थन करने वाले थे जो इतिहासकार थे वो थे अमलानंद घोष, प्रोफेसर राव और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, बहुत बड़ी जगह पूछ चुका है, राखल दास बनर्जी, जो कि यहाँ पे यही राखल दास बनर्जी जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय लोग जो हैं वही इस सिंधु घाटी सभ्यता का असली पूर्वज हैं। यानी कि भारतीय लोग को ही देन है सिंधु घाटी सभ्यता, हम उन्हीं के पूर्वज हैं, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो थे द्रविड़ जाति के लोग थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण द्रविड़ जाति के लोगों ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे? तो द्रविड़ जाति के लोग, ठीक है। तो एक और थ्योरी इस निर्माता से संबंधित है, वो है आर्य की थ्योरी। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना था कि जो आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, उनका जो है इसमें योगदान रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए थे आर्य। तो कुछ इतिहासकार का ये कहना था कि पहले जो है वो आर्य सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस करते हैं और फिर वहाँ से वो अपनी वैदिक सभ्यता का शुरुआत करते हैं। लेकिन इस थ्योरी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, तो ये उतना फेमस नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि भारतीय संस्कृति की देन की समर्थन किस किस इतिहासकार ने किया और जो विदेशी मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका समर्थन किस किस इतिहासकार ने किया, ठीक है। तो बता दिया हमने कि क्या डिफरेंस था भारतीय संस्कृति की देन में और मेसोपोटामिया की संस्कृति में, कि ईंटें वगैरह अलग थे दोनों में, ठीक है। ये तर्क रखा गया था कि भारतीय जब इतिहासकार विदेशी इतिहासकार के सामने, विदेशी हिस्टोरियन के सामने जब पॉइंट्स रखा गया कि नहीं जो ये भारत का ही देन है, तो कुछ पॉइंट्स रखे गए कि ऐसा ऐसा था, वहाँ पे ईंटें अलग पाए गए, यहाँ पे ईंटें अलग पाए गए, वहाँ पे मुद्राएं अलग थी, यहाँ पे मुद्राएं अलग हैं, ठीक है। नगर का जो बनाने का स्टाइल था वो भी अलग था। तो इन सब बातों को देखते हुए फाइनली जो सबसे ऑथेंटिक प्रोवाइड कराया गया कि नहीं ये भारत का ही सभ्यता है, भारत के लोगों द्वारा ही ये
बसाया गया है। ठीक है, उसके बाद है विशेषता। इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या रही? तो पूरी अगर हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम क्रक्स निकालें, कुछ निष्कर्ष निकालें, तो सबसे जो खास बात रही है इस सभ्यता की, वो है इसका नगर नियोजन सभ्यता, नगरी सभ्यता। यहाँ पे जो घर बने होते थे वो आज के जो स्मार्ट सिटी हैं वो उनको टक्कर दे सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपका योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण किया गया था, और यही इस सिंधु सभ्यता की सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो नगर थे, यहाँ पे जो शहर बसे हुए थे, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि एक स्मार्ट सिटी में जितनी भी हमारी सुख सुविधा मिल सकती हैं वो उस वक्त भी, आज से 6,000-8,000 साल पहले भी मौजूद थी। कि एक नगर में या एक स्मार्ट सिटी में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमें एक चौड़ी सड़कें मिले, अच्छे मकान मिले, अच्छी नालियों का सुविधा हो, पानी निकलने की सुविधा हो। तो ये सारी चीज़ें इस नगरीय विशेषता में, उनकी जो मकान बनते थे, जो भवन बनाते थे, उसमें ये सारी सुविधा मिलती थी। जैसे कि आपने बताया योजनाबद्ध तरीके से घर, यानी कि प्लॉटिंग करके घर, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ हम घर बना दिए, एक प्रॉपर वे में घर बनाए जाते थे। फिर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता था, फिर वृक्षारोपण किया जाता था, चबूतरे का निर्माण किया जाता था। जो सड़कें होती थी वो इतनी चौड़ी होती थी कि आराम से कोई भी उसमें बैलगाड़ी वगैरह जा सके, ट्रैफिक ना हो ज़्यादा। ठीक है, रोड के किनारे वृक्ष लगे होते थे, चबूतरे लगे होते थे, और उस चबूतरे में दुकान वगैरह या कुछ जो छोटे मोटे उसमें के जो, हालांकि ये तो जो सिंधु सभ्यता है वो व्यापार प्रधान थी, तो व्यापार करने के लिए चबूतरे पे कुछ सामान लोग अपना बेचा करते होंगे। फिर सबसे खास बात इस सभ्यता में क्या रही थी कि जो नालियों का निर्माण किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि पानी जो है वो शहर के बाहर निकले। ठीक है, और नालियों का निर्माण जो है वो बीच में एक सोक पॉइंट बनाया जाता था, एक हम कह सकते हैं कि शोषण कूप बनाया जाता था, ताकि नालियों में जाम ना लगे। ठीक है, तो सोचिए कि उस वक्त इनके दिमाग में ये था कि नालियों का हमें बनाना है, नाली बनाना है, हर सड़कें चौड़ी रखनी है, यानी कि ये दूरदर्शी थे, इतनी इंटेलिजेंट थे ये। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक स्मार्ट सिटी था। इसको डिटेल में जब आप पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, किसी एक अच्छे से बुक से आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतनी खास क्यों है, हमारी सिंधु सभ्यता इतनी खास क्यों है बाकी की सभ्यताओं से। ठीक है, उसके बाद जो घर बने होते थे, वो घर के जो दरवाजे होते थे वो रोड की तरफ ना खुल के गली में खुलते थे। वो ऐसा इसलिए कि रोड से अगर कोई आना जाना कर रहा है तो डस्ट वगैरह जो है वो घर के अंदर ना घुसे। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? इन सब बातों से हमें ये मालूम चलता है कि ये जो उस वक्त जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कितने इंटेलिजेंट थे। ठीक है, उसके बाद ये जो काल है सिंधु सभ्यता का, इसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसको समझिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। देखिए, हिस्ट्री में जो है 3 तरीके के शब्द यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमें इस ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए जो हमारे पास सोर्स है वो पुरातात्विक सोर्स है और साहित्यिक सोर्स। दो हमारे पास सोर्स होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक, यानी कि लिखित सोर्स। साहित्यिक सोर्स को ही लिखित सोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिटेन सोर्स। ये दोनों सोर्स मिल रहे हों, लेकिन केवल पुरातात्विक सोर्स को हम निकाल सके हैं और जो रिटेन सोर्स है वो नहीं मिला है हमारे पास। प्राग ऐतिहासिक काल में केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत अवेलेबल हैं, रिटेन सोर्स, साहित्यिक सोर्स अवेलेबल नहीं है हिस्ट्री को जानने के लिए। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि ये दोनों मिलेंगे, पुरातात्विक स्रोत भी मिलेंगे और साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो सिक्के मिले हैं, सिक्के में कुछ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको हम रखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके के सोर्स हमारे पास हैं, पुरातात्विक सोर्स भी हैं और लिटरेरी सोर्स यानी कि लिखित सोर्स भी हैं, साहित्यिक सोर्स भी हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक सोर्स में क्या होगा कि पुरातात्विक सोर्स तो है रहेंगे ही रहेंगे,
आपके रिटेन सोर्स यानी कि साहित्यिक सोर्स भी रहेंगे और इसे पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। तो इसको हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अभी तक इनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। चित्रात्मक लिपि है और इसको पढ़ने का काम अभी भी जारी है। जिस दिन पढ़ा जाएगा उस दिन हमारा सिलेबस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद से कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हिस्ट्री को अगेन हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, यानी कि जिस काल में पत्थरों का यूज हुआ है उसे हम कह देंगे पाषाण काल। जिस काल में तांबे का यूज हुआ है उसे हम कह देंगे ताम्र पाषाण काल। जिस काल में आयरन का या लोहा का यूज हुआ है उसे हम कह देंगे आयरन एज कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें तांबे का अत्यधिक यूज, कांसे का अत्यधिक यूज हुआ था। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि अभी तक सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का डिस्कवरी नहीं हुआ था। वो कांस्य का ही यूज करते थे। जितने भी उत्खनन हुए हैं अभी तक 1500 स्थलों का खोज, 1500 प्लस स्थलों की खोज कर ली गई है। उन सब जगह से जितने भी वस्तु मिले हैं वो कांस्य के ही मिले हैं। ठीक है, मतलब कांस्य के अलावा भी और कुछ मिले हैं, मिट्टी के भी मिले हैं, लकड़ी के भी मिले हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगर हम मेटल की तो कांस्य का ही मिला है, लोहे का नहीं मिला है। उसके बाद ये विस्तृत सभ्यता थी। विस्तृत सभ्यता मतलब कि ये सभ्यता इतनी बड़ी थी कि अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी मिला दें, मिस्र की सभ्यता को भी मिला दें, तो दोनों को मिलाने के बाद भी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो 12 गुना ज़्यादा थी एरिया में। तो इस वजह से इसे कहा गया है विस्तृत सभ्यता। तो हम अभी बताएंगे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी इस मैप में। ठीक है, उसके बाद शांति प्रिय सभ्यता थी, यानी कि जितने भी अभी तक खुदाई हुए थे, जितने भी अभी तक स्थल प्राप्त हुए हैं, कहीं से भी किसी तरीके का कोई औजार नहीं मिला है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है जिससे कि ये पता चल सके कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो युद्ध वगैरह करते थे। क्योंकि हमने देखा है अधिकतर प्राचीन सभ्यताओं में कि युद्ध एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। किसी भी राजा के लिए युद्ध जो है वो बहुत ही मायने रखता है किसी पे अधिकार करने के लिए। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो इस चीज़ से मतलब नहीं रखते थे, वो शांति से रहने में ही विश्वास रखते थे। और इसका प्रमाण इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जितनी भी अभी तक खुदाई हुई है, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो लोथल हो, कालीबंगा हो, बालाकोट हो, डाबरकोट हो, और भी बहुत कुछ हो, दाइमाबाद हो, कहीं से भी किसी भी तरीके का अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है। किसी भी तरीके का कोई तलवार, कोई चाकू, कोई भाला, कुछ भी नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि हाँ इसका इस्तेमाल युद्ध में होता होगा। ठीक है, तो इससे जो इतिहासकार है वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो शांतिपूर्व सभ्यता थी, ये अपने व्यापार में ही खुश थे। उसके बाद कला में भी ये लोग बहुत दक्ष थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इन्हें मूर्तियाँ बनाना आता था, इन्हें पेंटिंग्स करना आता था, इन्हें चूड़ियाँ बनाना आता था, ये हल वगैरह बनाते थे, खेती करते थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है मूर्ति, कलश, बर्तन, मुहरे। ठीक है, मुहरे बनाते थे सिक्के पे स्टाम्प लगाने के लिए। फिर आभूषण भी बनाते थे। ये एक डांसिंग गर्ल का बहुत ही शानदार जो मूर्ति कला है वो मिली है मोहनजोदड़ो से, जो कि बहुत ही सुंदर देखने को है। फिर एक दाढ़ी वाले बाबा भी मिले हैं जिसको इंग्लिश में प्रिस्ट कहते हैं, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो इन सब चीज़ों में देख के ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनमें काफ़ी टैलेंट था, वो इन सब चीज़ों में दक्ष थे, यानी कि काबिल थे बनाने में। बर्तन वगैरह हो गए, ये सब से परिचित थे वो। उसके बाद हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ तक फैली हुई है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो अब इस थोड़ा मैप में आ जाइए आप। ये देखिए मैंने भारत का मैप बना रखा है। तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांदा। ठीक है, मांदा जो कि चेनाब नदी पे है। तो ये मांदा नामक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। जो बहुत सारे स्थल मिले हैं उनमें से एक है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे मिली है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मिला है आपका दाइमाबाद।
बात जो कि गोदावरी नदी के तट पे, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है उसकी तट पे है, ठीक है। उसके बाद हम इधर अगर पश्चिम की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे आपको पड़ता है बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। तो यहाँ पे जो है वो जो स्थल मिला है उसका नाम है सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, ठीक है। ये एक स्थल मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह है आपका दास्क नदी पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं पूर्व में, तो यहाँ पे यूपी में मिलता है, एक स्थल मिलता है जिसको हम कहते हैं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। और इस नदी का जो नाम है वो मैं भूल रहा हूँ, हिंडन नदी, हाँ, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके का शेप बनता है, एक तरीके की आकार लेती है ये। अब ये कौन सी आकार में बन रही है ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये जो शेप बन रहा है ये देखिएगा, ये बन रहा है त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आकार का शेप ले रहा है। तो ये जो है इस सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता जो हमारी है इसकी ये बाउंड्री हो गई है, यानी कि इतने दूर में ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक, ये इसी के अंदर में सारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वो मिले हैं, या शहर हम कह सकते हैं कि मिले हैं। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ठीक है। तो ये जो है एक बाउंड्री का काम करेगी। और ये जो यहाँ से लेके यूपी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक का, ये है 1600 किलोमीटर का। और ऊपर से लेके दक्षिण तक की अगर हम बात करें तो ये है 1400, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। फिर एक यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किन किन देशों से प्राप्त हुए हैं। तो 3 देशों से इनके स्थल प्राप्त हुए हैं, पूछता है एग्जाम में बार बार, तो याद रखेंगे कौन कौन से। एक हो गया आपका अफ़गानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो ये 3 देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 1500 से प्लस स्थल प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी खुदाई जारी है, राखीलगिरी जो गुजरात में है वहाँ पे अभी भी खुदाई जारी है। और इसमें से जो जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, इन सब का नेक्स्ट वीडियो में एक चार्ट के माध्यम से कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे मिला है और उस स्थल से कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, कौन सी इम्पोर्टेंट वस्तु मिली है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न कैसे बनते हैं, अगर आपने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है उनको पता होगा कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि आपसे पूछ देगा कि जो डांसिंग गर्ल है, जो नृत्य करती एक लड़की की, एक औरत की जो मूर्ति है वो कहाँ से पाई गई है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इस तरीके से पूछता है कि कौन से जगह से क्या मिला है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और ये प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इसमें लगातार जो है वो खुदाई जारी है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी 13 लाख ही है, अभी इसको अपडेट नहीं किया गया। हालांकि किसी बुक में आपको 15 लाख भी मिल सकते हैं, 14 लाख भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी हम 13 लाख ही आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। और अभी तक जो है वो 1500 प्लस इसके स्थल मिल चुके हैं, 1500 से प्लस। लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है और यहाँ से प्रश्न भी नहीं बनते हैं। मुश्किल से आपको 12 से 15 इंपॉर्टेंट स्थल पढ़ने हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और किसी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।